सुमित्रा जी हॉस्पिटल के बेड पर बहुत सारी मशीनों से घिरी हुई थी। उनके बेटे सुनील और अनिल बाहर खड़े आपस में कुछ बातें कर रहे थे और बेटी सुशीला पास ही के एक सोफे पर बैठी मोबाइल से बातें करने में लगी हुई थी। सुमित्रा जी ने जब आंखें खोली तो उसके पैरों के पास उस बैठा उनका नौकर रामविलास जल्दी से उठकर बोला, माँ जी आपको होश आ गया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। फिर अपनी पत्नी ममता की ओर देखकर बोला, ममता तुम यहीं रहकर ध्यान रखना, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। पास ही खड़ी रामविलास की पत्नी ममता सुमित्रा जी को देखकर परेशान हो रही थी। सुमित्रा जी को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। वो ममता को देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर ममता ने उन्हें रोकते हुए कहा, माँ जी आप परेशान मत होइए, अभी वो डॉक्टर को लेकर आते ही होंगे, तब तक आप कुछ मत बोलिए। लेकिन सुमित्रा जी की नज़रें अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा तो उनकी बेटी सुशीला पास ही के सोफे पर बैठी हुई दिखाई दी। तो सुमित्रा जी ने राहत की सांस ली। उन्होंने ममता को इशारे से सुशीला को अपने पास बुलाने को कहा तो ममता सुशीला के पास जाकर बोली, दीदी जी माँ जी आपको कुछ कहना चाह रही हैं, उनके बेड के पास चलिए। तो सुशीला ने एक नज़र ममता की ओर देखा, फिर अपनी माँ की तरफ देखा और बोली, माँ को होश आ गया, अच्छी बात है, लेकिन अभी मैं फ़ोन पर बातें कर रही हूँ, बाद में आती हूँ, आप जाओ, तब तक डॉक्टर को बुला दो। सुशीला की बात सुनकर पास ही के बेड पर लेटी हुई सुमित्रा जी को बुरा और बहुत लगा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई और आंखों में आए आंसू को रोक भी नहीं पाई। उन्हें लगा कि सुशीला के पास इतना भी टाइम नहीं कि वो अपनी माँ के पास आकर बैठे। ममता सुमित्रा जी की स्थिति समझ रही थी। वो उसके पास बैठ गई। तब तक उसका पति रामविलास भी डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर भी सुमित्रा जी का चेकअप करने के बाद सिस्टर को देखभाल करने को बोल कर बाहर निकल गई। सुनील और अनिल बाहर खड़े डॉक्टर को देख उनसे बातें करने लगे। रामविलास ने सुमित्रा जी के पास बैठकर कहा, माँ जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, डॉक्टर साहब आपको बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। तो सुमित्रा जी ने उन्हें देखकर फीकी सी हंसी हंस दी, पर अंदर ही अंदर उन्हें बातों से भली भांति परिचित थी कि वो अब कुछ ही समय की मेहमान है। सुशीला उठकर बाहर चली गई। दवा का असर होते ही सुमित्रा जी को नींद आने लगी और वो सो गई। तभी रामविलास जी ने अपनी पत्नी ममता को धीरे से कहा, ममता घर जाओ और माँ जी के लिए हल्का फुल्का नाश्ता बना कर ले आओ और सूप भी लाना, मैं यहीं हूँ। सुमित्रा जी सोई हुई थी, इसलिए ममता के जाने के बाद रामविलास भी चाय पीने के लिए बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद सुनील और अनिल और उनकी बहन सुशीला सुमित्रा जी के पास और आपस में बातें करने लगे। तभी डॉक्टर फिर से उस रूम में आ गए। डॉक्टर बोला, देखो आपकी माँ की तबीयत में कोई अंतर नज़र नहीं आ रहा है, उन्हें ये दूसरी बार अटैक आया है, हालत नाजुक है पता है डॉक्टर, लेकिन आप ये बताइए कि कितने देर और यहाँ रहना पड़ेगा। सुनील ने डॉक्टर से पूछा, हाँ डॉक्टर कितने दिन से हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। इस बार छोटे बेटे अनिल ने कहा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि और कितने दिन लगेंगे, पर हम इलाज कर रहे हैं, आप लोग परेशान मत होइए। इतना बोलकर डॉक्टर कमरे से बाहर निकल गया। डॉक्टर और अपने बच्चों की आवाज़ से सुमित्रा जी की नींद टूट गई। फिर भी वो आंखें बंद करके पड़ी रही। सुनीता और अनिल आपस में बातें करने लगे, भैया क्या मुसीबत है, ये कब तक माँ के पीछे टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो सुनील ने कहा, मैं भी क्या कर सकता हूँ। अनिल ने डॉक्टर ने कहा कि अभी कोई पक्का नहीं है कि कितने दिन और इलाज चलेगा। तो अनिल ने थोड़े रूखे स्वर में कहा, 3 दिन हो गए यहाँ रहते हुए, दोनों भाई अपनी परेशानी सुना रहे थे, मेरा भी तो यही हाल है। सुबह से तुम्हारी भाभी के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं कि जल्दी ही काम ख़त्म करो और आ जाओ,
पर यहाँ काम तो छोड़ो, हमने उस बारे में माँ से अभी तक बातें भी नहीं की। सुनील ने अपनी चिंता व्यक्त की। भैया मैं कहती हूँ माँ को होश आते ही हम पूछ लेंगे कि उन्होंने वसीयत में क्या लिखवाया है। सुशीला अपने भाइयों से की बातें सुनकर बोली तो सुनील ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी लगता है माँ ने हमें तीनों के लिए बराबर के हिस्से किए होंगे। अपने ही बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा जी का दिल छलनी कर रहा था। सोचने लगी कि कितना सुखी परिवार हुआ करता था। उसके अपने तीनों बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती थी, पर उनके पति की असहाय मौत के बाद सब बदल गया। सुनील और अनिल तीनों भाई बहन बहुत छोटे थे। तीनों बच्चों को अकेले संभाल पाना कितनी मुश्किल था, इसलिए उन्होंने नौकरी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगी। तीनों बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया, उनकी शादी की। लेकिन फिर अपने ही घर में सुमित्रा जी अकेली पड़ गई। बच्चे अलग अलग शहरों में रहने लगे। फिर त्योहारों पर आते सुमित्रा जी बच्चों को देखने को तरस जाती, पर तीनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। रामकिलास सुमित्रा जी के घर काम करने वाली कांताबाई का बेटा था। कांताबाई के साथ थी। रामकिलास भी सुमित्रा जी के घर उनके काम किया करता था। उसे भी सुमित्रा जी ने अपने बेटे की तरह प्यार किया, लेकिन इसलिए रामकिलास भी सुमित्रा जी को अपनी माँ की तरह ही मानता था। रामकिलास और ममता हमेशा से सुमित्रा जी के साथ रहकर उनका बहुत ख्याल रखते। उन दोनों ने बिल्कुल सगे बेटे बहू की तरह अपना फर्ज निभाया था। सुमित्रा जी को लगता था जैसे रामकिलास पराया नहीं बल्कि उनका अपना बेटा है। पर आज अपने ही बच्चे से ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा जी को बहुत घृणा महसूस हो रही थी। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी उनके बच्चों को अपनी माँ से नहीं वसीयत से प्यार है। उनकी आंखों से एकाएक आंसू निकल आए। ममता घर से खाना लेकर आ चुकी थी। रामकिलास जी ने नरस से परमिशन ली। फिर सुमित्रा जी को धीरे से उठाते हुए कहा, माँ जी उठ जाइए, थोड़ा सा खा लीजिए वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। रामकिलास की आवाज़ से सुमित्रा जी अपने वर्तमान में लौट आई। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा रामकिलास उनके पैरों के पास बैठा हुआ था और ममता खाना लेकर खड़ी थी। उन्हें पूरे कमरे में नज़र घुमाई, पर नर्स और रामकिलास व ममता के अलावा वहाँ कोई नहीं था। वो सोचने लगी शायद वे लोग जा चुके हैं। रामकिलास सुमित्रा जी का मनोदिशा समझ गया था। उसने कहा, माँ जी आप भैया और दीदी को ढूंढ रहे हैं क्या? वो लोग अभी खाना खाने बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप तब तक थोड़ा सा खाना खा लीजिए ना। तो सुमित्रा जी ममता की मदद से उठी और अपना मास्क हटाकर धीरे से बोली, मुझे नहीं खाना, तुम लोग खा लो। अरे ऐसे कैसे? आप नहीं खाएंगी तो हम भी नहीं खाएंगे, थोड़ा सा खा लीजिए, दवाई भी लेनी है। रामकिलास ने जिद करते हुए कहा तो पास खड़ी ममता बोली, देखिए माँ जी आपको खाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम समझेंगे कि आप हमें अपना नहीं मानती। रोटी का एक निवाला तोड़ते हुए ममता ने कहा तो सुमित्रा जी मान नहीं पाई और मना नहीं कर पाई और थोड़ा सा खाना खा लिया। चलिए माँ जी आप अभी आराम कीजिए, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लीजिएगा, हम लोग यहीं बाहर बैठे हैं खाना खाने के बाद। रामकिलास और ममता ने कहा तो सुमित्रा जी ने हाँ में सिर हिला दिया और वापस दवाइयाँ लेकर बिस्तर पर लेट गई। 2 दिन ऐसे ही बीत गए मगर सुमित्रा जी की सेहत में कोई सुधार नहीं आया। रामकिलास संदीप जी को आज अपने साथ लेकर आना थोड़ी मुश्किल से सुमित्रा जी ने रामकिलास से कहा, जी माँ जी आप आराम कीजिए बोलकर रामकिलास बाहर निकल गया। चलो भैया माँ से मिलकर आते हैं, कल की बात नहीं की, हमने अनिल से कहा। हाँ चलिए अभी अच्छा मौका है, मैंने रामकिलास को दवाई लेने भेज दिया है तो अब कोई परेशानी नहीं। सुशीला ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई और तीनों भाई बहन सुमित्रा जी के पास आकर बैठ गई। माँ कैसी हो? सुनील ने कहा तो सुमित्रा जी ने हाँ में सिर हिला दिया कि ठीक हूँ माँ, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। वो हम लोग जानना चाहते हैं आपने जो ज़मीन खरीदी थी पिछले साल और पेंशन से जो एफडी करवाई थी वो किसके नाम की है? सुनील ने पूछा कर
अपनी माँ की ओर देखने लगा। सुमित्रा जी अपने बच्चों का असली रूप देखकर अपना मन पक्का कर चुकी थी, इसलिए अपने आखिरी समय में वो उनके ये मनसा भी पूरी कर देना चाहती थी। वसीयत जानना चाहते हो ना तुम लोग? चिंता मत करो, संदीप जी को बुलाया है मैंने। थोड़े रुक कर सुमित्रा जी ने कहा, फिर थोड़ी कड़वाहट के साथ बोली, वैसे भी मेरे जाने के बाद तो पता चल ही जाएगा माँ, हमारा वो मतलब नहीं था, हम बस यही जानकारी के लिए पूछ रहे हैं। सुनील ने बात को घुमाते हुए कहा। तो सुमित्रा जी ने आंखें बंद कर ली। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अच्छा, हम बाहर जाते हैं, माँ को आराम करने देते हैं, सुशीला अपने भाइयों की तरफ इशारा करते हुए बोली। तो तीनों भाई बहन बाहर चले आए। कुछ देर बाद माँ जी, संदीप जी आए हैं, आप बात कर लीजिए, हम बाहर ही बैठे हैं। रामकेलास संदीप जी को सुमित्रा जी से मिलवाने आया था। संदीप जी पेशे से वकील थे और सुमित्रा जी जाने पहचाने ही थे, इसलिए सुमित्रा जी ने वसीयत बनवाने के लिए संदीप को ही बुलाया था। जी बहन जी बोलिए। वकील साहब सुमित्रा जी से बोले कि तो सुमित्रा जी ने कहा, वसीयत लिखनी है भाई साहब। उधर डॉक्टर के कैबिन में देखिए, आपकी माँ की हालत में कोई सुधार नहीं है, मुझे नहीं लगता वो अब ज़्यादा समय रह पाएंगी। डॉक्टर उन्हें सुमित्रा जी का वास्तविक स्थिति से अवगत करा रहे थे, पर उन्होंने डॉक्टर की बात का कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। वो ठीक है बोलकर तीनों भाई बहन बाहर आकर बैठ गए, क्योंकि वो तो खुद ही माँ की मौत का इंतजार कर रहे थे। रात के समय सुमित्रा जी अचानक से बोलने लगी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। माँ जी क्या हुआ आपको? सुमित्रा जी की आवाज़ सुनते ही पास में लेटे रामकेलास जी उठ गया। रामू, मेरे बच्चों को बुला दो ताकि आखिरी बार देख लूं, बहुत अटक अटक कर सांस ले रही हूँ। सुमित्रा जी, माँ जी ऐसा मत बोलिए, हम अभी डॉक्टर को बुला कर लाते हैं। अरे भैया, दीदी को भी बता दें। रामकेलास फौरन रूम से भागा। पहले डॉक्टर को बताकर वो वेटिंग रूम में उन तीनों भाई बहनों के पास पहुंच गया। भैया उठिए ना, माँ जी इतना ही बोला कि तभी उनकी बात को बीच में काटते हुए सुनील ने झुलझुलाते हुए कहा, क्या है रामू, आधी रात को भी मुझे चैन नहीं? भैया, माँ जी की हालत गंभीर है, वो आप लोगों को बुला रही है, चलिए ना। अनिल भैया और सुशीला दीदी को भी बुला लीजिए। कहते हुए रामू की आंखें झलक आई। क्या माँ की हालत गंभीर है? ठीक है, मैं अनिल को फ़ोन करता हूँ, तुम चलो। सुनील ने कहा, ठीक है, जल्दी आना भैया। कहकर रामू वहाँ से भागते हुए सुमित्रा जी के पास आ गया। डॉक्टर साहब बताइए ना, माँ जी को कितनी तकलीफ क्यों हो रही है? वो कोई नाम ढंग से क्यों नहीं ले पा रही है? रामू डॉक्टर के अलग बगल होते हुए बोला। डॉक्टर जो सुमित्रा जी को चेक कर रहे थे, उनकी नब्ज धीमी से चल रही थी। वहीं पास खड़ी नर्स मशीन को देखकर इंजेक्शन लगा रही थी। डॉक्टर, क्या हुआ माँ को? सुनील भी दरवाजे से आते हुए बोला। देखिए मिस्टर सुनील, मैंने पहले ही कहा था आपकी माँ का अंतिम समय आ गया है, इसलिए उन्होंने इतनी तकलीफ हो रही है। ये अपने बच्चों से मिलना चाह रही है तो उन्हें जल्दी बुला लीजिए। बाकी तो हमारे हाथ में अभी कुछ नहीं है। डॉक्टर ने सुनील के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जी डॉक्टर, मैंने बताया है उन लोगों को, वो अभी आते ही होंगे। माँ आप चिंता मत कीजिए, अनिल और सुनील अभी आते ही होंगे, रास्ते में हैं। सुनील सुमित्रा जी के पास बैठते हुए बोला। सुमित्रा जी ने सुनील का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भैया भैया भैया, माँ अनिल और सुशीला घर से आ गए थे, जो अभी सुमित्रा जी के दोनों तरफ खड़े थे। उनके साथ ही ममता भी आई थी, जो रामू के बाजू में खड़ी हो गई। रामू सुमित्रा जी के हाथ के इशारे से रामकेलास को अपने पास बुलाया तो रामू और ममता सुमित्रा जी के पास चले आए। सुमित्रा जी ने रामू का हाथ थाम कर कहा, बेटा अब मेरे जाने का समय आ गया है, हमेशा खुश रहना मेरे प्यारे बच्चों। यह कहकर सुमित्रा जी ने अपनी आखिरी सांस ली और उनकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई। माँ जी चुप क्यों हो गई? उन्हें हिलाते हुए रामू रोने लगा। तभी मिस्टर सुनील आपकी माँ की इस दुनिया में नहीं रही।
आपकी माँ इस दुनिया में नहीं, डॉक्टर ने कहा और मशीनों को बंद करके बाहर निकल गया। भैया, माँ को अब घर ले जाना चाहिए, आखिरी विधि भी करनी चाहिए। अनिल ने सुनील को कहा, देखो ना ममता जी हमको छोड़कर चली गई, मगर वो ऐसा कैसे कर सकती है? पहले हमारी अम्मा हमको अकेला छोड़ गई और माँ जी भी, रामू रोते हुए कहा। तो ममता उसे संभालने लगी। अनिल, डॉक्टर से बातें करके बिल क्लियर करके आता हूँ, फिर हम घर चलते हैं, सुनील ने कहा और बाहर निकल गया। चुप हो जाओ रामू, कम से रोए जा रहे हो, वो हमारी भी माँ थी, सुशीला झलझलाकर रामू से बोली। फिर अपने पति को खबर देने के लिए बाहर निकल गई। रात में सभी रिश्तेदारों को खबर दे दी। सुबह होने तक सब घर आ गए थे। सुशीला के पति और उनकी भाभियां भी आ चुकी थी। रामू इन सब को दूर एक खंभे के सहारे बेजान सा खड़ा था। उनके आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। रामू की पत्नी ममता मेहमानों को पानी दे रही थी। बेटा, अब शमशान चलने का समय हो गया है, इनको ले चलो, पूजा पाठ कर, पंडित जी ने सुनील और अनिल से कहा। हाँ पंडित जी, सुनील ने कहा। तो अनिल और सुनील सामने की तरफ और पीछे से सुशीला का पति सुमित्रा जी के शरीर को उठाने के लिए तैयार थे। चौथा कंधा कौन देगा? एक बुजुर्ग बोला। भैया जी, रामू को आगे लाकर इनको भी आने दो, साथ माँ जी को कंधा देने दीजिए। ममता रामू को सामने करते हुए सुनील से बोली, ठीक है, वैसे भी तुम हमारी माँ को माँ जी बोला करते थे, तो ये भी कर सकते हो। सुनील ने रामू के लिए सहमति जताई तो रामू भी उन्हें कंधा देने के लिए आगे आ गया। रुको सुनील, गेट पर संदीप जी खड़े, अपने हाथ में कुछ पेपर लिए हुए बोले। अंकल, सुनील ने नमस्ते करते हुए कहा। सुमित्रा बहन जी के जीवित ना रहने का बड़ा दुख हुआ, पर अभी मैं तुम सबको वो बताने आया हूँ जो मुझे उन्होंने बोला था। क्या अंकल? क्या अंकल जी, क्या कहा था माँ ने? अनिल ने उत्सुकता से पूछा। बेटा, तुम्हारी माँ का कहना था कि उनके अंतिम संस्कार से पहले मैं तुम लोगों को ये वसीयत पढ़कर सुना दूं। हाथ में पकड़ा पेपर बाहर निकलते हुए संदीप जी बोले तो वसीयत का नाम सुनकर सुनील, अनिल और सुशीला तीनों भाई बहन की आंखें चमक गई। सुशीला की भाभी भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। बताइए अंकल, सुशीला बोली तो वकील ने पढ़ना शुरू किया। मैं सुमित्रा देवी अपने होशो हवास में संदीप जी से ये वसीयत लिखवा रही हूँ कि ताकि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों के बीच कोई मतभेद ना हो। मैं अपने मुंबई वाली ज़मीन अपने बड़े बेटे सुनील के नाम करती हूँ। संदीप जी बोलकर चुप हो गए। मुंबई की ज़मीन? सुनील की पत्नी खुशी से बोली, फिर मोहल्ले को देखते हुए चुप हो गई। हाँ, आगे इसमें क्या लिखा है? बैंक में जो 5 लाख की एफडी करवाई है उसकी नॉमिनी अनिल है, मेरे सारे गहने सुशीला के नाम है। संदीप जी इतना बोलकर फिर शांत हो गए। अनिल और सुशीला अपने हिस्से को सुनकर खुश हो गए थे। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? सुनील ने पूछा। तो वकील ने कहा, सुमित्रा बहन ने ये घर राम कैलाश के नाम किया है। राम कैलाश रामू के नाम क्यों किया? सुनील, अनिल और सुशीला तीनों भाई बहन चौंक कर एक साथ बोल पड़े। मैं नहीं जानता, पर अब इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और सबूत के तौर पर इस कागज की एक एक प्रति आप चारों को दे दी जाती है। वकील साहब ने उन सभी पेपरों को सुनील की ओर बढ़ाते हुए कहा, देखो बेटा, अब ये वसीयत बाद में देखते रहना, अंतिम संस्कार का समय निकला जा रहा है और वे इससे ज़्यादा ज़रूरी है। पंडित जी ने कहा। तो सुनील आप अनमाने ढंग से बोला, चलो जी चल लीजिए, और सब लोग शमशान घाट की ओर चल दिए। सुमित्रा जी को अंतिम विदाई देकर सब लोग घर आने के बाद वसीयत पर चर्चा करने लगे। भैया, ये भी कोई बात हुई? माँ ने ये घर अपने बच्चों को ना देकर उस रामू के नाम कर दिया। सुशीला तुन कर बोली, हाँ देना ही था, अपने दामाद या बहू के नाम कर देती, पर नहीं, सासू माँ ने तो इतना बड़ा घर नौकर के हवाले कर दिया। सुशीला के पति विकास के मुंह बनाते हुए कहा जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूछती हूँ आखिरी माँ जी ने ऐसा क्यों कहा? छोटी बहू ने चिढ़ते हुए कहा। बड़ी बहू उनके पास बैठते हुए बोली, अरे ये सब सोच कर
सोचकर भी क्या फ़ायदा, फिलहाल तो घर में उस रामू से कैसे लेना है, इस पर विचार कीजिए। ये घर हम लोग वापस नहीं ले सकते, सुना तुमने, और आप भी समझ लीजिए कि घर कभी हमारा था ही नहीं। सुनील जो कब से सबकी बातें सुन रहा था, आखिरकार चिल्लाते हुए, क्या हुआ भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? सुनील ने गुस्से को भांपते हुए अनिल ने कहा, तुम सब समझ नहीं रहे। वकील ने जो कहा था कि हम इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, सुनील ने कहा, और सुशीला अफसोस में बोली, तो क्या अब हम इस घर को भूल जाएं तो कर कभी सकते हैं, सुनील ने कहा, और बाहर चला गया। अब जब हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं तो यहाँ रुकने का क्या मतलब है? 13वीं के अगले ही दिन सब लोग यहाँ से निकल जाएंगे। इधर उधर कोने में बैठे रामू ने कहा, ममता जी हमको अकेला छोड़कर चली गई। दीदी और भैया लोग तो हमें पहले ही नापसंद करते थे, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हम तो दोबारा अनाथ हो गए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? देखिए ना माँ जी, आपके पीछे तो हमारी व्यवस्था करके गई है ना, उन्होंने घर आपको ही तो दिया है, ममता ने कहा। घर 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 सब यही बोल रहे हैं, मगर हमें नहीं चाहिए ये घर। इस घर का हमें कोई लालच नहीं चाहिए। रख लो, खिंच कर रामू बोला। मैंने कहने का वो मतलब नहीं था। आप ही सोचिए कि माँ जी की कितनी सारी यादें जुड़ी हैं इस घर से, और वो भी तो यही चाहती थी कि इसमें सिर्फ आप ही रहें, ताकि आपको कभी अकेलापन का महसूस ना हो, ममता ने कहा। तो रामू अपने आंसू पोंछते हुए बोला, हाँ ममता, तुम सही कह रही हो। माँ जी ने तो हमें इतनी बड़ी संपत्ति दे दी और हमें ध्यान ही नहीं दिया। माँ जी की बात से रामू काफ़ी हद तक सहमत था और कुछ संतुष्ट भी था। सुमित्रा जी की 13वीं का कार्यक्रम हो चुका था। सारे नाते रिश्तेदार अपने घर चले गए। भैया जी आप लोग भी जा रहे हैं, यहीं रह जाइए ना, रामू ने आग्रह करते हुए कहा। नहीं रामू, अब हमें चलना चाहिए, वैसे भी बहुत छुट्टियां हो गई हैं। सुनील अपना सामान उठाकर गाड़ी में रखते हुए बोला, भैया जी कल ही 13वीं हुई है और आप लोग आज ही निकल रहे हैं, कुछ दिन और रुक जाते, रामू ने कहा। सुशीला मुंह बनाते हुए बोली, क्यों रुके हम लोग, माँ ने तो घर तुम्हें दे दिया है ना, तुम खुश रहो और क्या चाहिए तुम्हें? सुशीला की बात रामू को अच्छी तो नहीं लगी, पर वो चुप रहा। दीदी जी, ये आपको रुकने को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माँ जी के जाने से वैसे भी सब सुनसान हो गया है, और अगर आप भी चले जाएंगे तो घर अचानक से खाली हो जाएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। ममता ने बात संभाली, देखो नौकर तो नौकर जैसे रहो, क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं, लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। ममता की बातों को बीच में काटते हुए अनिल बेरुखी से बोला, नहीं भैया जी, हमारा वो मतलब नहीं था। ममता ने सिर झुकाकर कहा। माँ चली गई, उनके साथ साथ ये दीदी भैया वाले रिश्ते भी ख़त्म समझो। अब जाओ भी यहाँ से, खाम खा दिमाग खा रहे हो दोनों, सुशीला ने ममता और रामू को डांटते हुए कहा। भाई बहन गुस्से को दनादन हुए अपने अपने घरों के लिए निकल गए। रामू और ममता उन लोगों को जाते हुए देखते रहे। समय ऐसे ही बीतता गया। अब सुमित्रा जी की मृत्यु 2 साल बीत गए, लेकिन वे तीनों भाई बहन फिर कभी भी वापिस नहीं आए। घर न मिलने का मतलब उन्हें अभी भी था। रामू और ममता सुमित्रा निवास में रहने लगे, पर आज रामू ने इतनी तरक्की कर ली कि सुमित्रा निवास को सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक वृद्धा आश्रम बना दिया, जहां समय और बच्चों के मारे बहुत से बुजुर्ग वहां रहने लगे। आज अपने घर को वृद्धा आश्रम में बदलते हुए देखकर सुमित्रा जी की आत्मा को भी कहीं ना कहीं शांति मिली रही होगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना।